हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। आज हम पढ़ने वाले हैं रैशनल चॉइस थ्योरी को। वैसे ये रैशनल चॉइस थ्योरी अलग-अलग डोमेन में आप पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो क्रिमिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ने वाले हैं। तो रैशनल चॉइस थ्योरी जो क्रिमिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से दी गई है वो दी है रोनाल्ड वी क्लार्क एंड डेरेक बी कॉर्निश ने। लेट 1970s और अर्ली 1980s का जो टाइम पीरियड रहा वहां पर हमें देखने को मिलता है रैशनल चॉइस थ्योरी के बारे में। रैशनल चॉइस थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी से ही देखने को मिल जाता है। क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी यानी कि जो जेरेमी बेंथम और सीजर बेकेरिया का जो टाइम पीरियड रहा वहां से हमको रैशनल चॉइस थ्योरी के बारे में देखने को मिल जाता है। रैशनल चॉइस थ्योरी कहती है कि कोई भी क्रिमिनल जो है वो क्राइम कमिट करेगा या नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है उसके कॉन्शियस और रैशनल चॉइस पर। यानी कि वो अगर कोई भी एक्ट कर रहा है, ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे क्रिमिनल एक्ट की बात कर रहे हैं, तो उससे उसका फायदा कितना है, नुकसान कितना है, ये सभी चीजों को कैलकुलेट करने के बाद ही वो उस क्राइम को कमिट करना सही समझेगा। बेसिकली अगर मैं एक सेंटेंस में कहूँ इस चीज को, तो वो क्या करता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। उस काम को करने के लिए उसका कितना कॉस्ट लग रहा है और उससे कितना बेनिफिट मिल रहा है उसे। इसे एक अगर मैं जनरल टर्म्स में बात करूं या आपको समझाऊं, तो आप एक अगर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप पहले उसको एनालाइज करते हैं कि मेरा इसमें कितना खर्चा होगा, और अगर ये बिजनेस सेटअप हो जाता है उसके बाद मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा उस बिजनेस से। हम दोनों चीजें कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद ही हम एक बिजनेस सेटअप करते हैं। यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग है, जहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि एक पर्सन वो क्राइम कमिट करेगा या नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है कि रैशनल कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगा। अब ये जो कैलकुलेशन है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपने अपने हिसाब से जो बेनिफिट है आपके लिए वो अलग है, और एक और पर्सन है उसके लिए वो बेनिफिट की प्रायोरिटीज अलग है। एक जनरल एग्जांपल से मैं आपको फिर से समझाती हूँ। आपकी मम्मी आपको एक समोसा देती है और एक ब्रेड पकोड़ा देती है। ब्रेड पकोड़ा पनीर वाला, ठीक है? यानी बेसिकली पनीर ब्रेड पकोड़ा देती है, ठीक है? अब आपको क्या है, टेस्ट में समोसा पसंद है और आपके भाई को पनीर पसंद है। आपको पनीर नहीं पसंद। हालाँकि जो समोसा है वो 10 रुपए का है और पनीर ब्रेड पकोड़ा है वो 20 रुपए का है। अगर मैं पनीर ब्रेड पकोड़ा चूज़ करती हूँ, तो वहाँ पर मुझे 20 रुपए का फ़ायदा हो रहा है कि मैं चीज़ खा रही हूँ वो 20 रुपए की है। लेकिन अगर मैं समोसा चूज़ करती हूँ वो 10 रुपए का ही है। तो कायदे से अगर देखा जाए तो मुझे वो ब्रेड पकोड़ा चूज़ करना चाहिए था। लेकिन मेरी पर्सनल पसंद क्या है? समोसा। यहाँ पर मैं प्राइस नहीं देख रही हूँ, यहाँ पे मेरी प्रायोरिटी बदल गई है। यहाँ पर मेरी प्रायोरिटी पैसा नहीं, यहाँ पर मेरी प्रायोरिटी टेस्ट है। लेकिन अगर मैं ये सोच रही हूँ कि जब दोनों ही मुझे बराबर पसंद है खाने में, तो मैं ब्रेड पकोड़ा चूज़ करूँगी, क्योंकि उसका कॉस्ट ज़्यादा है, उसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा है। तो पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है, ये प्रेफ़रेंस बदल जाती है। ऐसे ही एक क्रिमिनल के लिए भी क्या प्रायोरिटी है उस वक़्त के लिए, उस हिसाब से उसकी प्रेफ़रेंस, उसकी कैलकुलेशन सब बदल जाती है। जब एक इंडिविजुअल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लेता है, उसके बाद जो भी बिहेवियर वो चूज़ करता है, कन्फर्मिंग बिहेवियर या फिर डेविएंट बिहेवियर, जो भी वो अपने रैशनल कैलकुलेशंस के बेसिस पर जो भी बिहेवियर चूज़ करता है, वो फ्रीली चूज़ करता है। यहाँ पर उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। उसने पूरा कैलकुलेट किया, उसने देखा कि मेरा इतना कॉस्ट लग रहा है, इतना बेनिफिट हो रहा है, सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद उसने वो बिहेवियर को चूज़ किया। एक क्रिमिनल कॉस्ट और बेनिफिट कैसे एनालाइज़ करता है? जैसे कि वो उसके क्या चांसेस है कि वो पकड़ा जा सकता है, ठीक है? सेकंड थिंग, और क्या वो कॉस्ट देख सकता है कि क्या उसको पनिशमेंट मिल सकती है? इस क्रिमिनल एक्ट को करने के बाद उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी? कितना सीवियर है वो पनिशमेंट? नेक्स्ट कि उस क्राइम को कमिट करने के बाद क्या वैल्यू उसको मिलता है? यानी कि कितना अमाउंट, या बेसिकली हम पैसों के लिए ही क्राइम कमिट करते हैं, तो क्या उसको वैल्यू गेन होता है? अगर किसी का मोटिव अलग है, तो वो चीज़ उसको कितना वैल्यूएबल है उसके लिए वो कितना चीज़। एंड नेक्स्ट और क्या कर सकता है वो, इमीडिएट नीड फॉर दैट वैल्यू, उस वैल्यू का उसके लिए कितना जरूरी है वो।
तो ये सभी कॉस्ट और बेनिफिट वो एनालाइज करता है, कैलकुलेट करता है। अब रैशनल चॉइस थ्योरी का डेवलपमेंट कैसे हुआ? रैशनल चॉइस थ्योरी का मैंने बताया आपको क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी से ही हमें इसके रूट्स देखने को मिल जाते हैं रैशनल चॉइस थ्योरी के। क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के फादर जो थे, फादर ऑफ क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी हम कहते हैं सीजर बिकेरिया को। उन्होंने दिया था पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट, अगर आपको याद होगा, तो उन्होंने बताया कि जो पनिशमेंट है, वो 3 तरीके की होती है। उसमें ये 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। पनिशमेंट के अंदर ये 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, जैसे सर्टेनिटी, स्विफ्टनेस और सिवियरिटी, ठीक है? ये 3 चीज़ें उन्होंने बोला कि पनिशमेंट में होनी चाहिए। तो सीजर बेकेरिया का कहना था कि लोगों को हम क्राइम करने से रोक सकते हैं जब क्राइम और पनिशमेंट प्रोपोर्शनल हो। यानी कि जितना उस पर्सन ने क्राइम करने के बाद प्लेजर लिया है, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। इतना ज़्यादा भी नहीं मिलना चाहिए और उतना कम भी नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ, तो लोग जो है ज़्यादा सीरियस ऑफेंसेस को करने से नहीं डरेंगे। इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल मैं आगे आपको दूँगी। तो यहाँ पर आप ये समझे कि बेकेरिया ने पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर बताया। उन्होंने कहा कि जो पनिशमेंट होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए कि जितना उस पर्सन ने क्राइम को कमिट करने के बाद प्लेजर गेन किया है, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा उसको पेन मिलना चाहिए। ठीक है? और अगर ऐसा नहीं होता है, तो जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, वो ज़्यादा सीरियस क्राइम कमिट करने से पीछे नहीं हटेगा। अब देखें, सर्टेनिटी, स्विफ्टनेस और सिवियरिटी की बात जो क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में कही गई, वो उसका मतलब क्या है? सर्टेनिटी का मतलब होता है अगर एक पर्सन ने गलत किया है, तो ये श्योरिटी होनी चाहिए कि उस पर्सन को पनिशमेंट दी ही जाएगी, जिसके लिए हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूरा काम करता है। जो ये हमें एंश्योर करता है कि अगर किसी पर्सन ने गलत किया है, तो उसे पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। किसी पनिशमेंट का हार्शनेस कितना है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उस पर्सन को पनिशमेंट मिले। नेक्स्ट थिंग इज़ स्विफ्टनेस। स्विफ्टनेस क्या होगा कि जितना जल्दी उस पर्सन को उसके किए की सज़ा मिल जाए, उतना ज़्यादा हमें वैल्यू लगता है। फॉर एग्जाम्पल निर्भया कांड को ही देख लीजिए, इतने साल लग गए उस जजमेंट को आने में, लेकिन जो जजमेंट दिया गया वो भी बहुत इफेक्टिव दिया गया, उन सभी को फांसी की सज़ा हुई। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन अगर ये थोड़ा जल्दी हो जाता, तो हमें और ज़्यादा अच्छा लगता कि जो जस्टिस हमें मिला है, वो इतना जल्दी मिल गया, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। स्विफ्टनेस होता है कि जितना जल्दी उस पर्सन को उसके किए की सज़ा मिल जाए, उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव पनिशमेंट का वैल्यू रहता है। नेक्स्ट इज़ सिवियरिटी। सिवियरिटी मतलब कि कितना हार्श वो पनिशमेंट होना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि क्राइम को करने के बाद ऑफेंडर को जितना बेनिफिट मिला, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल डेटरेंस की हम बात करते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक पर्सन है, वो रॉबरी और रेप करता है। अगर इन सभी की सजा डेथ पेनल्टी है, रॉबरी की सजा भी डेथ पेनल्टी है, रेप की सजा भी डेथ पेनल्टी है, और एक किसी ने पेटी ऑफेंस करा है, कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसका मान लेते हैं 100-200 रुपए की चोरी करी है, और उसका भी जो पनिशमेंट है वो कैपिटल पनिशमेंट ही है। तो जो रॉबर या रेपिस्ट होगा और जो पेटी ऑफेंस करने वाला जो पर्सन है, वो विक्टिम को मारने से नहीं डरेगा, क्योंकि जब सबकी पनिशमेंट ही कैपिटल पनिशमेंट है, जब सबके लिए सजा सेम है, तो मैं कोशिश यही करूंगा कि मेरे खिलाफ कोई सबूत ना बच जाए। तो विक्टिम को मारना इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि जो क्रिमिनल है वो बच सकता है। क्रिमिनल को ऐसा लगता है कि अगर विक्टिम को मार दिया जाए, विटनेस को मार दिया जाए, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है कि कोई बताने वाला ही नहीं होगा कि वो इंसिडेंट में हुआ क्या था। अगर पेटी ऑफेंसेस में भी सेम पनिशमेंट मिलने लग गई जैसे कि सीरियस ऑफेंसेस में मिल रहा है, तो ऑफेंडर जो है वो वर्स्ट क्राइम चूज करेगा, यानी सीरियस क्राइम ज्यादा करना पसंद करेगा, क्योंकि सबका पनिशमेंट तो सेम ही है। रैशनल चॉइस थ्योरी ये एज्यूम करती है कि सभी लोग कोशिश ये करते हैं कि किसी भी एक सिचुएशन से मैक्सिमाइज एडवांटेज लें और जो लॉस हो रहा है उसको मिनिमाइज करें। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्राइम कम कब होगा? जब अपॉर्चुनिटीज को हम लिमिट कर देंगे, बेनिफिट्स को कम कर देंगे और कॉस्ट बढ़ा देंगे, तब इस तब क्राइम को कम किया जा सकता है।
जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊँ, 2 रूम्स हैं, एक में जिसमें ताला लगा हुआ है और एक में ताला नहीं लगा हुआ है। दोनों में ही इक्वल वैल्यूएबल्स रखी हुई हैं, गहने जेवरात जो होते हैं। ये कॉन्सेप्ट है टारगेट हार्डनिंग का, जहाँ पर हमने कोशिश करी कि जो अपॉर्च्युनिटीज़ को लिमिट करने का कोशिश किया। अब जो इंडिविजुअल वहाँ पर जाएगा, उसको पहले ताला तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद वैल्यूएबल्स ढूँढना पड़ेगा। लेकिन जहाँ का दरवाज़ा खुला हुआ है, तो जो ताला तोड़ने के लिए जो टाइम चाहिए, वो उसका बच रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि वो कोशिश यही करेगा, क्योंकि उसके पास टाइम कम है, तो वो उस घर को चोरी करेगा, जहाँ पर टारगेट हार्डनिंग नहीं कर रखी है। तो यहाँ पर हमने देखो क्या करा कि अपॉर्च्युनिटीज़ लिमिट करने की कोशिश करी। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, और भी बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से उस पर्सन का जो रैशनल कैलकुलेशन होगा, उसमें हम डिफरेंस ला सकते हैं और तभी क्राइम को कम किया जा सकता है। इसके आगे जो हम समझेंगे सिचुएशनल क्राइम प्रिवेंशन के लिए, रैशनल चॉइस थ्योरी, रूटीन एक्टिविटी थ्योरी और सिचुएशनल क्राइम प्रिवेंशन थ्योरी दोनों से रिलेट करती है। रूटीन एक्टिविटी थ्योरी के रिलेटेड जो लेक्चर है, वो मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट में डाल रखा है। आप वहां से जाके उसे चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो सिचुएशनल क्राइम प्रिवेंशन थ्योरी है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी कि सिचुएशनल क्राइम प्रिवेंशन थ्योरी है क्या, कैसे हम सिचुएशन में चेंजेस करके क्राइम को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।